Welcome students, BA third year K6 semester paper code A050601T Era of Gandhi and Mass Movement। इस पेपर का नाम है, ये आपका कंपल्सरी पेपर है और आज हम देखेंगे इसकी 7th यूनिट यानी कि 7वीं यूनिट, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी। इससे पहले हम 6 यूनिट कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट देख लीजिए। 2 प्लेलिस्ट क्रिएट की जा चुकी हैं, पेपर A050601T और दूसरा जो पेपर है आपका ऑप्शनल पेपर, पेपर कोड A050603T। दोनों के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट की जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप सीरियल वाइज उसको देख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले ही 8 की 8 यूनिट कंप्लीट करा दी जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की 7th यूनिट को, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी। तो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। नोट कर लीजिए इसको। जब भी आप लेक्चर देखने बैठें तो पेन पेपर के साथ बैठें ताकि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करते रहें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको इतने कम टाइम में सेपरेट वीडियो भी बना के दे सकूं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इसी के साथ एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया जाए, उसी के साथ प्रैक्टिस करा दिया जाए। तो आप नोट कर सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है 30 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में। और इनका जो जन्मदिन है उसको मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। किसका जन्म दिवस पराक्रम रूप के दिवस में मनाया जाता है, पराक्रम दिवस के रूप में? तो उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, ऐसा कब से किया जा रहा है कि इनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो ऐसा किया जा रहा है सन 2021 से। ठीक है, तो ये तो हुआ एक छोटा सा इंट्रो सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इसके अलावा हम बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1943 यानी कि 1943 में। कहाँ पर? सिंगापुर में। तो ये मैंने छोटा छोटा सा इंट्रो आपको दे दिया है। इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताती जाऊंगी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक अच्छा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए, इनका जन्म हुआ है 23 जनवरी 1897 को। उसके बाद इनकी जो आगे की एजुकेशन हुई है वो हुई है कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में। उसके बाद ये चले गए थे इंग्लैंड। फिर इंग्लैंड में इन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम दिया और आईसीएस का एग्ज़ाम दे के उसको क्लियर करने के बाद इन्होंने पाई थी 4th रैंक। उसके बाद ये फिर सर्विस करने के लिए आ जाते हैं इंडिया में और इंडिया में इनको एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है। लेकिन किसी वजह से इनका जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सही से नहीं बन पाता है, तो उसके बाद ये अपने पोस्ट से दे देते हैं रिज़ाइन। और पोस्ट से रिज़ाइन देने के बाद, क्योंकि उस टाइम की आप देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस काफ़ी अच्छी और फेमस था, एक जो राजनीतिक दल कह लीजिए इस टाइप से था। तो वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात होती है सी आर दास और महात्मा गांधी से। और जो सी आर दास थे उनको जो सुभाष चंद्र बोस हैं अपना पॉलिटिकल गुरु या मान लीजिए कि राजनीतिक गुरु मान लेते हैं। उसके बाद फिर इनका वही ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हैं। उसके बाद ही 11 बार जेल जाते हैं और इसी में देखेंगे तो 1923 में इनको कलकत्ता का मेयर चुन लिया जाता है। कब? 1923 में। और 1927 में ये एक इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं और उसके बाद ये चुनाव लड़ते हैं 1927 में। उसके आगे भी कुछ है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा क्वेश्चंस के साथ साथ, ताकि आपको एक बार में इतना ज़्यादा डाटा हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल फील करा दे। तो इसके लिए अभी हम इतना ही रखते हैं कि ये 1927 में इंडिपेंडेंस लीग का गठन करते हैं और ये चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 1 to 15। इस वीडियो को यानी कि इस 7th यूनिट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये है इसका फर्स्ट पार्ट। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। गांधी के अहिंसा के दार्शनिक विचारों को
या नेहरू की धुरी विरोधी विदेश नीति को भावुकता को मार्ग में नहीं आने देना चाहिए? यह मत था मोहन सिंह का, रास बिहारी बोस का, सुभाष चंद्र बोस का, या उपरोक्त में से किसी का नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। तो ये कथन था सुभाष चंद्र बोस का कि गांधी के अहिंसा के दार्शनिक विचार या नेहरू की धुरी विरोधी विदेश नीति को भावुकता को मार्ग में नहीं आने देना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, या सरदार पटेल ने? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसके अलावा और भी काफी नारे हैं या कथन हैं सुभाष चंद्र बोस के। तो ये इन्होंने कब कहा था? तो देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ तक कि उन्होंने 1927 में इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया और चुनाव लड़ा। उसके बाद ये 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। तो त्रिपुरी अधिवेशन में ऐसा होता है कि गांधी जी अपने पक्ष से किसी और को रखते हैं कि वो अध्यक्षता करे, जीत ये जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। उसी में कुछ अनबन होने के बाद 1939 यानी कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस कर लेते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। उसके बाद 1940 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और इनको अरेस्ट कर लिया जाता है इस तरीके से, इनको घर में ही नजरबंद कर दिया जाता है। तो किसी तरीके से ब्रिटिश अधिकारियों को, ब्रिटिश जो इनकी नजर रखे हुए थे, उनको धोखा देते हुए ये निकल जाते हैं। कलकत्ता से चले जाते हैं ये पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से रशिया, और रशिया से फिर जर्मनी। और उसके बाद ये बर्लिन रेडियो पे वो करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को, और ये भारत को इसके लिए कन्विंस करते हैं कि आप लोग इस समय में अंग्रेजों को भगाने का एक अच्छा मौका आपके पास है, तो आप इसमें एकजुट हो जाइए और इनको, किनको, अंग्रेजों को यानी ब्रिटिशर्स को देश से निकाल फेंकिए। उसी दौरान 16 फरवरी 1942 में जब जापान ने जो सिंगापुर जीत लिया होता है, क्योंकि जापान से मिल चुके होते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस, और जो जापान है वो सिंगापुर को अपने कब्जे में ले लेता है, और उसके अलावा पूरा जो मलाया वाला एरिया है उसको भी अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक सेना का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है आजाद हिंद फौज। उसी को मोटिवेट करते हुए उसी को मोटिवेट करते हुए क्या करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस नारा देते हैं क्या, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम और भी आगे डिस्कस करते रहेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा तो है सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन इन्होंने दिया कब था? ये इन्होंने दिया था अपनी जो आर्मी है उसको मोटिवेट करते हुए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत को तुरंत ही आवश्यकता इस बात की है कि ब्रिटिश साम्राज्य से संघर्ष छोड़ दिया जाए और किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए, यह किसका कहना था? गांधी जी का, नेहरू जी का, सुभाष चंद्र बोस का, या मोहन सिंह का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस का। तो ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का कि भारत को तुरंत ही आवश्यकता इस बात की है कि ब्रिटिश साम्राज्य से संघर्ष छोड़ दिया जाए और किसी भी प्रकार का समझौता ना किया जाए। अच्छा, जब उन्होंने बर्लिन रेडियो स्टेशन से भाषण दिया था अपना भारतीयों के लिए, तो उसी दौरान लोगों ने, यानी कि जापान के लोगों ने उनको नेताजी कहा था। क्या कहा था? नेताजी। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, तो हमारा जवाब हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि 1942 में दी थी। किसने? जर्मनी में भारतीय सैनिकों और अधिकारियों द्वारा दी गई थी।
और वहाँ के लोगों ने भी इनको कहा था क्या, नेताजी। अच्छा, अब एक बात आती है कि फिर जो राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता शब्द का उपयोग सबसे पहले महात्मा गांधी के लिए किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जब उन्होंने बर्लिन रेडियो स्टेशन से गांधी जी को संबोधित किया, तो उन्होंने उनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो इस तरीके से आपके यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने कहा, तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी, तो वो जर्मनी के लोगों ने। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली के लाल किले में चलाए गए मुकदमे में किनको लंबी सजाएं दी गई? ढिल्लो को, सहगल को, शाहनवाज को या उपरोक्त सभी को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। तो देखिए, लाल किला मुकदमा क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना गठित कर ली थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, उनमें जो उनके हेड थे या कैप्टन थे शाहनवाज। उसके अलावा प्रेम सहगल कर्नल थे, और थे गुरुबख्श ढिल्लो। अच्छा, इनको किसने, इन पे मुकदमा क्यों चला? तो इन पे मुकदमा चलने का कारण ये था कि जैसे कि आपको पता ही है कि जापान जर्मनी के साथ मिला हुआ था, उन्हीं के साथ और सहयोग से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो होता क्या है कि जो दूसरा विश्व युद्ध होता है उसमें जर्मनी की हार हो जाती है, और जर्मनी की हार के बाद क्या होता है कि आजाद हिंद फौज को समर्पण करना पड़ता है। और आजाद हिंद फौज के समर्पण करने के बाद उन लोगों पर मुकदमा चलाया जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिश के खिलाफ ही लड़ रहे थे। तो इस तरीके से जो ये तीन लोग हैं, ढिल्लो, सहगल और शाहनवाज, इन सब पे एक मुकदमा चलाया जाता है लाल किले में, जिसको इतिहास में लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है। ये चला कब था? ये चला था नवंबर 1945 को। और इनके बचाव के लिए, जैसे कि पता ही है आपको, अगर किसी पे मुकदमा चलता है तो उसके लिए एक वकील रखा जाता है। तो कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के बचाव के लिए एक बचाव समिति बनाई, जिसमें कि बहुत फेमस फेमस जो वकील थे उनको रखा गया, और इनकी अध्यक्षता कर रहे थे भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई के अंडर तीन और जो थे, वो लोग थे तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और अरुणा आसफ अली। तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए इससे, तो आप इसको याद रखेंगे कि कांग्रेस ने लाल किला मुकदमा से ढिल्लो, सहगल और शाहनवाज को बचाने के लिए उनकी एक बचाव समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे भूला भाई देसाई। और इसके अलावा तीन और वकील थे, मतलब तीन और लोग थे, तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई के अंतर्गत ही तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और अरुणा आसफ अली। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निकाले गए समाचार पत्र के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया? चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू या महात्मा गांधी? इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, तो इन्हीं के समाचार पत्र के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार किया। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस से अलग होकर सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? युवा मंच, फॉरवर्ड ब्लॉक, तरुण भारत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन था, इसमें गांधी जी ने अपनी तरफ से खड़ा किया था पट्टाभी सीतारमैया को, और वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया उसकी अध्यक्षता करें। लेकिन बाद में वोट किया जाता है तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, और इसके लिए
कहा जाता है कि इन्होंने बाद में कुछ अनबन हुई और उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। ठीक है, 1939 में ही त्रिपुरी अधिवेशन के बाद। चलिए देख लेते हैं फिर अगला प्रश्न। कप्तान मोहन सिंह के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। टोक्यो में, बीजिंग में, सिंगापुर में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। अच्छा, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तो ये कहा जा रहा था कि आजाद हिंद फौज की जो स्थापना करी है वो तो सुभाष चंद्र बोस ने करी है, और जबकि यहाँ आंसर आ गया है क्या कि मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया है। तो देखिए, ऐसा था कि इनसे पहले, सुभाष चंद्र बोस से पहले, जितने भी लोग जापान या जर्मनी द्वारा अरेस्ट कर लिए गए थे, बंदी बना लिए गए थे, जो भारत से थे तो वो भारत से, लेकिन वो लड़ किसकी तरफ से रहे थे? ब्रिटिश की तरफ से। तो ऐसे लोगों का उन्होंने, ऐसे जो बंदी थे उनको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया, यानी कि एक फौज तैयार करी, जिसका गठित किया था मोहन सिंह के द्वारा, उनको गठित किया गया था। लेकिन बाद में उनके संचालन के लिए उनको सौंप दिया गया था, किसको? सुभाष चंद्र बोस को। तो इस तरीके से देखा जाए तो सिंगापुर में मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था सिंगापुर में, लेकिन उसके संचालन जो सौंप दिया गया फिर बाद में, वो सौंप दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को। तो इस तरीके से देखा जाए तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। आजाद हिंद फौज की सेना को दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, कैप्टन मोहन सिंह ने, कैप्टन सूरजमल ने, या उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, आजाद हिंद फौज की सेना को दिल्ली चलो का नारा दिया है किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, ये तो हम देख ही चुके हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या भगत सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे, तो वो एक दूसरे को संबोधित करते थे जय हिंद के नाम से, उनका संबोधन का तरीका था जय हिंद। तो और ये दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सेना का गठन किया गया। जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में, बर्मा में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि बाद में जो कैप्टन मोहन सिंह थे उन्होंने संचालन का कार्य दे दिया था सुभाष चंद्र बोस को। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। देख लेते हैं अगला प्रश्न। शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ? 19 फरवरी 1946, 15 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1946 या 14 फरवरी 1946? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 फरवरी 1946। तो देखिए, ये एक अलग विद्रोह है, शाही नौसेना विद्रोह। इसमें एक्चुअल में था ऐसा कि उनके ब्रिटिश के रवैये से कुछ जो भारतीय लोग थे, जो उनकी नौसेना का हिस्सा थे, वो उनसे संतुष्ट नहीं थे। इसकी वजह से उन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, जिसको शाही नौसेना विद्रोह कहा जाता है, और ये हुआ था 18 फरवरी 1946 को। खैर, बाद में इसको शांत करवा दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? गेस कीजिए इसका सही जवाब। तो सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार किया था, कब बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष? वो बने थे सन 1938 में, हरिपुरा अधिवेशन। सबसे पहली बार उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता तभी की थी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर अगला प्रश्न। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1942, 1 सितंबर 1942, 5 सितंबर 1942 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 सितंबर 1942। तो 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया। अच्छा, इसमें एक आपको याद रखने वाली बात यह है कि उन्होंने एक महिलाओं का भी एक डिवीजन बनाया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था झांसी रेजिमेंट। ठीक है,
और आजाद हिंद फौज ने कुछ चुनिंदा लोगों को चुनकर एक सुभाष ब्रिगेड भी बनाया था, और जो उनके कैबिनेट का कमांडर था वो था शाहनवाज खां। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर हम अगला प्रश्न क्या है। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हिंद फौज को किस देश की सेना के साथ एक्चुअल में सामने होना चाहिए, किस सेना के साथ, मतलब वो सेना भी थी और भारतीय सेना भी थी। अब क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने एक कोलैब टाइप कर लिया था, कुछ लोगों के साथ वो आ गए थे, जिससे कि ब्रिटिशर्स के जो विरोध में थे उनके साथ थे वो। तो ये पूछना चाह रहा है कि जब आत्मसमर्पण करना पड़ा तो और कौन था आत्मसमर्पण के दौरान, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन या जापान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। तो जापान और आजाद हिंद फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जर्मनी हार गया था, उसी के साथ जापान भी था और उसी के साथ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज भी थी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो जापान था उसने जब मलाया तक का क्षेत्र जीत लिया था, तो अंडमान और निकोबार जो है उसको जीत करके उन्होंने दे दिया था सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस को जब वो दे दिया गया था अंडमान और निकोबार, तो उन्होंने उसका नाम बदल दिया था। तो अंडमान और निकोबार का नाम उन्होंने शहीद और स्वराज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अंडमान का नाम रखा उन्होंने शहीद और निकोबार का नाम रखा उन्होंने स्वराज। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे याद रखिए कि जब जापान द्वारा मलाया तक का क्षेत्र दे दिया गया था आजाद हिंद फौज को या सुभाष चंद्र बोस को, तब उन्होंने उसका नाम रखा, अंडमान और निकोबार का नाम रखा शहीद स्वराज, यानी कि अंडमान का शहीद और निकोबार का स्वराज। आप इसको याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली चलो का नारा दिया गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखिए, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और जय हिंद, इस तरीके के जो नारे हैं वो दिए हैं सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसी के साथ ही अ, ये जो 15 क्वेश्चन है ये खत्म होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।